हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा पंचायत। पंचायतों की बात संविधान में कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत हुई है, इसके साथ साथ में संविधान के कौन से भाग में पंचायतों की बात हुई है, ये सब हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ में जितने भी जो आर्टिकल है पंचायत से उनको बिल्कुल विस्तार से डिस्कस करेंगे। चलो भाई बात करते हैं। तो भी कहा गया है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायतों को संविधान में रखा गया है। भाई पंचायतों को संविधान में रखा गया है और इसका भाई अनुच्छेद कौन सा है, तो भाई अनुच्छेद है 243। भाई अनुच्छेद 243 में किसकी बात हुई है? पंचायतों की बात हुई है। केवल एक अकेला 243 नहीं है भाई, 243 से 243 ओ तक किसकी बात हुई है? भाई पंचायतों की बात हुई है, या फिर हम कह सकते हैं 243 से 243 अण तक। भाई हिंदी में देखा जाए तो अण तक किसकी बात हुई है? भाई पंचायतों की बात हुई है। इसके साथ दोस्तों इस संशोधन अधिनियम में एक अनुसूची को भी डाला गया है जिसको 11th शेड्यूल्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, यानी कि 11वीं अनुसूची है। भाई कौन सी अनुसूची है? भाई 11वीं अनुसूची भी डाली गई है इसमें, जिसके अंदर क्या दिया गया है कि भाई ये जितने भी पंचायतों के कार्य हैं, यानी कि इनकी जुरिडिक्शन कहां तक होगी, इनका अधिकार क्षेत्र कौन कौन से कार्यों के ऊपर होगा, इन सब की बात कहां पे की गई है? 11वीं अनुसूची में की गई है। और जिसके अंदर क्या है कि भाई 29 विषय हैं। भाई 29 विषय किसको दिए गए हैं? पंचायतों को दिए गए हैं। भाई 29 विषयों के ऊपर पंचायत कार्य कर सकती है। भाई कौन सी अनुसूची के तहत? 11वीं अनुसूची के तहत। दोस्तों हमारे संविधान में 12 अनुसूची है। भाई ठीक है भाई, 12 अनुसूची हैं, जिसमें से 11वीं अनुसूची में किसकी बात हुई है? पंचायतों के जो अधिकार क्षेत्र यानी कि कार्य कहां कहां कार्य कर सकते हैं उन सब की बात हुई है, यानी कि पंचायतों को दिए गए हैं भाई 29 विषय। ठीक है, तो भाई ये क्वेश्चन भी आपके पूछे जा सकते हैं। इसके साथ में दोस्तों बात करते हैं भाई संविधान के कौन से भाग में है। भाई कौन से भाग में है? तो भाग नंबर 9। भाई भाग नंबर कौन है? भाई कौन सा है? भाई भाग नंबर 9 में किसकी बात हुई है? पंचायतों की बात हुई है। भाग नंबर 9। भाई भाग नंबर 9 में पंचायतों की बात हुई है। दोस्तों अब आते हैं अपने पॉइंट पे भाई कि भाई अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक पंचायतों की बात होती है। इनको आप बारीकी से डिस्कस करते हैं, 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं भाई। ठीक है भाई, क्योंकि आपके हरियाणा ग्राम सेवक एग्जाम में या फिर HSSC का कोई भी एग्जाम हो या फिर आप सेंटर लेवल के ऊपर कोई भी एग्जाम देते हैं, उसके अंदर ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है भाई। ठीक है, ग्राम सेवक में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब हरियाणा ग्राम सेवक का एग्जाम हुआ था, उसमें भी इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज बिल्कुल इजी वे में इसको डिस्कस करेंगे भाई। ठीक है भाई, देखिए भाई आर्टिकल 243 क्या है? भाई 243 में कुछ नहीं दिया गया है। 243 में केवल परिभाषाएं दी गई हैं। भाई क्या दी गई हैं? परिभाषाएं दी गई हैं। परिभाषा किसकी होगी भाई? जैसे कि भाई विलेज की डेफिनेशन दे दी, जैसे गांव की परिभाषा क्या है, उसी तरीके से ब्लॉक की परिभाषा क्या है, इसके साथ में जिले की परिभाषा क्या है, ग्राम सभा की क्या परिभाषा है, पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या की क्या परिभाषा है, इन सब की परिभाषा कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? तो वही वो अनुच्छेद 243 में दी गई है। दोस्तों अनुच्छेद को इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिकल, हिंदी में अनुच्छेद हो गया भाई। तो इस बात में कंफ्यूज मत होना कि आपको इंग्लिश में लिखा गया है। इसके साथ में हमने ये भी लिखा है कि क ख ग, हिंदी में क ख ग से ये स्टार्ट होंगे और इंग्लिश में ABCD से स्टार्ट होंगे। आर्टिकल मींस यानी कि अनुच्छेद भाई। ठीक है, तो भाई आर्टिकल 243 में किसकी बात हुई है? परिभाषाओं की बात हुई है। परिभाषाओं की बात हुई है। और तो सभी परिभाषाएं जैसे गांव की होगी या फिर आपकी जिले की होगी, ये तो भाई गवर्नर क्या करता है? अपनी अधिसूचना के अंदर डालता है भाई। ठीक है, लेकिन आप लोगों को क्या याद रखना है? ग्राम सभा इसके अंदर एक वर्ड यूज हुआ है, बता देते हैं भाई। ग्राम सभा वर्ड यूज हुआ है, इसके अंदर भी डेफिनेशन है भाई। इंग्लिश वाले लिख लें भाई पहले, डेफिनेशन है भाई। ठीक है, इसमें एक वर्ड यूज हुआ है, यहां पे हम करेंगे भाई ग्राम सभा। भाई ग्राम सभा का क्या मतलब भाई? तो ग्राम सभा ये नहीं कि भाई गांव के सभी लोग होंगे। संविधान में दिया गया है कि सभी लोग ग्राम सभा के सदस्य नहीं होंगे। जो भी गांव के लोग हैं, जो भी विलेज के लेवल के ऊपर है, जिनका वोट बना हुआ है, जिनका मतदाता सूची में नाम है, उन सभी को मिला के क्या बनेगी भाई? उन सभी को मिला के यानी कि ग्राम सभा बनेगी। यानी कि जो जिन लोगों को वोट देने का अधिकार है उन सभी को मिला के क्या बनती है? उन सभी को मिला के ग्राम सभा बनती है भाई। तो ये डिफाइन किया गया है भाई कौन से अनुच्छेद में? भाई तो अनुच्छेद 243 में डिफाइन किया गया है भाई। ठीक है भाई। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं
थोड़ा सा दोस्तों इनको याद रखने की, ये इस तरीके से आप याद कीजिए, थोड़ा सा सीक्वेंस वाइज इसको याद कीजिए। जैसे 243 में तो इसकी परिभाषा हुई भाई, ठीक है भाई, 243 में इसकी परिभाषा हुई। जैसे ही परिभाषा हो गई तो फिर क्या होगा, सबसे निचले स्तर के ऊपर आते हैं भाई। निचले स्तर के ऊपर क्या है, ग्राम सभा है भाई, यानी कि गांव के वोटर्स हैं भाई। तो भाई ग्राम सभा की बात कौन से अनुच्छेद में हुई है, तो भाई 243A यानी कि क में बात हुई है ग्राम सभा की भाई, ठीक है भाई, ग्राम सभा की बात हुई। अब ग्राम सभा के जो वोटर्स हैं अपना वोट देंगे और फिर किसको चुनेंगे भाई, ग्राम पंचायत को चुनेंगे भाई। तो ग्राम पंचायत के गठन की बात है, ग्राम पंचायत के नहीं, पंचायत के जितने भी जो वोटर्स हैं वो क्या करेंगे, अपने पंचायत का गठन करेंगे, वोट डालेंगे, अपने सदस्यों को चुनेंगे। तो भाई किसकी बात हुई है, तो पंचायत के गठन की बात हुई है, चाहे वो पंचायत समिति के लेवल के ऊपर हो, यानी कि इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर हो, या फिर जिला स्तर के ऊपर हो, या फिर गांव के स्तर के ऊपर हो। तो तीनों में पंचायत के गठन की बात कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है, तो भाई 243B में यानी कि ख में दी गई है भाई, ठीक है भाई। पंचायतों का गठन हो गया, लेकिन पंचायतों में लोग कौन होंगे, सदस्य कौन से होंगे, किस प्रकार उनको चुना जाएगा, वार्ड में किस प्रकार कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिवाइड किया जाएगा, इन सब की बात कौन से आर्टिकल में हुई है, पंचायतों की संरचना, यानी कि उसके अंदर कौन कौन हो सकते हैं। एक तो सीधे तौर पर चुने गए सदस्य होते हैं, इसके अलावा संविधान और सदस्यों को भी वहां पे मंजूरी देता है भाई, ठीक है। तो आप याद रखेंगे 243 ग में यानी कि सी में क्या बात हुई है, पंचायतों की संरचना की बात हुई है। चलो भाई संरचना हो गई। अब वोट डाल, जिस टाइम पे वोट डालते हैं या फिर जिस टाइम पे नॉमिनेशन फाइल करते हैं, क्या किसी को आरक्षण दिया गया है, किसी की रिजर्वेशन ऑफ सीट दी गई है, स्थानों का आरक्षण हुआ है। तो भाई आरक्षण की बात कौन से हमारे आर्टिकल में हुई है, 243D में हुई है, 243D में सीटों के आरक्षण की बात हुई है भाई, ठीक है। अब क्या है कि चुनाव हो गया, अब बात आती है कि भाई कार्यकाल की। अब भाई कोई ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद, यानी कि जो भी पंचायत की बात है, देखिए भाई ये क्या है कि हर स्टेट वाइज अलग अलग इनके नाम होते हैं, ठीक है, इनके हर स्टेट वाइज अलग अलग नाम होते हैं। इसलिए भाई यहां पे केवल संविधान में केवल पंचायत लिखे गए हैं, इसके साथ में जो भी नियम और कानून बनाने की विधानसभा को शक्तियां दी गई हैं भाई, विधानसभा को शक्तियां दी गई हैं। लेकिन अपने हरियाणा में 3 है भाई, एक ग्राम पंचायत है, एक पंचायत समिति है और एक जिला परिषद है भाई, ठीक है भाई। तो भाई इनका कार्यकाल क्या होगा, जब तक इनको भंग न किया जाए, 5 साल का होता है, ये तो पढ़ा हुआ है हमें, ठीक है। तो ये 243E में उनके कार्यकाल की बात हुई है, और 243F में सदस्यों के निरर्हताएं यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन, अयोग्य घोषित कौन से आर्टिकल के तहत किया जाएगा, तो भी 243F के अंतर्गत किया जाएगा। दोस्तों याद कीजिए, हरियाणा ग्राम सेवक के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। 243F में किसकी बात हुई है, सदस्यों के लिए निरर्हताएं यानी कि अनर्हता भी लिखा गया है, आपके पेपर में अनर्हता लिखा गया था, निरर्हताएं भी इसको बोलते हैं भाई, ठीक है भाई। इसके बाद दोस्तों थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं कि भी पंचायतों के अधिकार क्या हैं, पंचायतों की शक्तियां क्या हैं, पंचायत कौन कौन से टैक्स लगा सकती है, वित्त आयोग के गठन की बात कहां पे होगी, पंचायतों के खातों की जांच कौन करेगा, पंचायतों के चुनाव कौन कराएगा, पंचायतों के जो भी नियम है क्या वो यूटी के अंदर यानी कि यूनियन टेरिटरीज के अंदर लागू होंगे या फिर किन एरिया के अंदर उनको लागू नहीं किया जाएगा, और ये लॉ कब तक लागू रहेंगे भाई, और इसके साथ में क्या कोर्ट उसमें इंटरफेयर कर सकता है या नहीं कर सकता। तो इन सब की बात आर्टिकल 243 से 243O तक बात की गई है। अब डिटेल वाइज पढ़ते हैं भाई, ठीक है भाई। जो दोस्त हमारे नए आए हैं चैनल का सब्सक्रिप्शन जरूर कर लें भाई, क्योंकि हम साथ साथ में हरियाणा पंचायती राज को भी पढ़ा रहे हैं, उनके मॉक टेस्ट भी हमारे चल रहे हैं भाई, ठीक है भाई। अब बात करते हैं भाई आर्टिकल 243A यानी कि क में क्या बात हुई है, ग्राम सभा की बात हुई है भाई। ग्राम सभा सबसे पहले तो हमने बताया कि भाई ग्राम सभा क्या होते हैं, जिनका मतदाता सूची में नाम होता है उन सबको मिला के क्या बनती है, ग्राम सभा बनती है। तो ग्राम सभा के कुछ कार्य व कर्तव्य हैं भाई। राज्य की विधानसभा क्या करती है, ग्राम सभा के कुछ कार्य व कर्तव्य निर्धारित करती है। तो भी ग्राम सभा अपने गांव के लेवल के ऊपर उन कार्य व कर्तव्यों का पालन करेगी भाई, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत, तो 243 क यानी कि 243A के अंतर्गत भाई, 243A के अंतर्गत भाई, ठीक है भाई। इसको लिखते हैं भाई ग्राम सभा, ग्राम सभा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर साथ साथ में नोट कर सकते हैं भाई, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं 243B में। 243B में क्या बात हुई है, पंचायत के गठन की बात हुई है। किसकी बात हुई है भाई, पंचायत के गठन की बात हुई है। तो इसमें कहा गया है कि हर राज्य में
गांव, ब्लॉक व जिला स्तर पर पंचायत का गठन किया जाएगा भाई। और जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से ज्यादा नहीं है वहां पे मध्य स्तर की पंचायत का गठन नहीं होगा। यानी कि पंचायतों के गठन की बात हुई है, गांव के लेवल के ऊपर भी किया जाएगा, ब्लॉक के लेवल के ऊपर भी किया जाएगा और जिला स्तर पर भी पंचायत का गठन किया जाएगा। लेकिन जिस ब्लॉक के लेवल के ऊपर जो मध्य स्तर की जो पंचायत हम बोल रहे हैं, अगर किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो भाई वहां पे हम मध्य स्तर की पंचायत का गठन नहीं कर सकते भाई। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? तो भाई 243 बी के अंतर्गत भाई। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं 243 सी। 243 सी में क्या दिया गया है भाई? तो 243 सी में दिया गया है कि राज्य की विधानसभा पंचायत की संरचना को लेकर कानून बनाए गए भी। इनकी संरचना कैसी होगी, कौन कौन से इनके अंदर मेंबर होंगे, इन सब को लेकर क्या होगा कि राज्य की विधानसभा को यह अधिकार दिया गया है कि आप उनके लिए कानून बनाए भाई, कानून बनाए भाई। ठीक है। और यह भी कहा गया है कि जैसे कि चुनाव कराए जाएंगे भाई, चुनाव के पर्पज से क्या होगा कि क्या करते हैं हम किसी क्षेत्र को क्या करते हैं टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर बांटते हैं। चुनाव के उद्देश्य से हम क्या करते हैं, एक क्षेत्र को छोटे छोटे वार्ड के अंदर बांटते हैं और उनमें क्या करते हैं, सदस्यों को क्या करते हैं, सदस्यों को चुनते हैं भाई। तो कहा गया है कि जो भी वार्ड के अंदर, क्षेत्र को वार्ड के अंदर डिवाइड किया जाएगा तो भाई उनके जो सदस्य हैं जो चुने जाने हैं और उनकी जो जनसंख्या है हर वार्ड की वो सेम होनी चाहिए। यानी कि सदस्यों और उनकी जनसंख्या का अनुपात पूरे क्षेत्र में एक जैसा होना चाहिए भाई, हर वार्ड में एक जैसा होना चाहिए। ये बात कहां पे हुई है? 243 ग में हुई है भाई। ठीक है भाई। इसके साथ में यह कहा गया कि भाई राज्य की विधानसभा, इसके साथ में राज्य की विधानसभा क्या करती है? चेयरपर्सन भाई। चेयरपर्सन जैसे कि भाई गांव के लेवल के ऊपर कौन हुआ भाई? सरपंच हुआ। फिर अगर हम हरियाणा की बात करें तो पंचायत समिति में कौन हुआ भाई? चेयरमैन और वाइस चेयरमैन हुआ। और फिर जिला स्तर के ऊपर कौन होगा भाई? जिला स्तर पे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो भाई ये चेयरपर्सन होते हैं। तो इनके चुनाव के लिए भी क्या है कि राज्य की विधानसभा कानून बनाती है, राज्य की विधानसभा कानून बनाती है भाई। ठीक है भाई। तो भाई इसमें ये बात हुई है। इसके साथ में भाई कहा गया है कि भाई जो आपके एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, या फिर आपका एमएलए है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, जो विधानसभा का यानी कि जिसको हम विधायक बोलते हैं, तो वो भी क्या है कि वो भी इनका पार्ट होते हैं भाई, वो भी इनका पार्ट होते हैं। राज्य की विधानसभा ये भी कानून बना सकती है कि उन व्यक्तियों को भी पंचायत के जो मध्यवर्ती जो स्तर है और फिर क्या है जिला स्तर है उसके ऊपर रख सकती है भाई, उसके ऊपर क्या कर सकती है? रख सकती है। दोस्तों आप हरियाणा में जानते हैं जैसे कि हमने पंचायत समिति की बात हुई तो पंचायत समिति में कौन कौन से सदस्य थे भाई? एक तो सीधे तौर पे चुने हुए सदस्य थे। इसके साथ में और क्या था भाई? इसके साथ हमने कहा था कि उस ब्लॉक का एमएलए भी होगा भाई, उस ब्लॉक का एमएलए होगा और फिर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी होंगे भाई। ठीक है। इन सबको मिला के पंचायत समिति बनती है। लेकिन हमने कहा था कि जो एमएलए के पास पहले से कोई पद है इसलिए वो उसका क्या हुआ? एक्स ऑफिस मेंबर हुआ भाई। तो ये सभी जो एक्स ऑफिस मेंबर वोट डालने का अधिकार है या नहीं, ये राज्य की विधानसभा कानून बनाती है। कौन से आर्टिकल के तहत, कौन से आर्टिकल के तहत इसकी बात हुई है? 243 सी में पंचायतों की संरचना की बात हुई है भाई। ठीक है। तो इस तरीके से भाई कि वार्ड के अंदर डिवाइड करना, पॉपुलेशन का सेम होना, इन सब की बात किसमें हुई है? 243 सी में हुई है। कौन कौन से सदस्य होंगे भाई। ठीक है भाई। इसके बाद चलते हैं दोस्तों 243 डी यानी कि सीटों के आरक्षण भाई। जब चुनाव कराया जाएगा तो भी सीटों के अंदर कौन कौन सी सीटों के ऊपर आरक्षण मिलेगा, कौन कौन सी सीटें आरक्षित हैं। तो आरक्षित सीटों की बात कौन से आर्टिकल के अंदर हुई है? तो 243 डी में हुई है। यानी कि क्या है भाई? ग 243 ग में बात हुई है भाई। तो भाई किस प्रकार आरक्षण होता है दोस्तों? हमने पीछे पंचायती राज जब पढ़ा है उसके अंदर हमने जो चीजें बताई हैं सेम एज इट इज है, कोई फर्क नहीं है। इसमें कहा गया है कि एससी और एसटी के लिए, देखिए हरियाणा में हमने बात की कि एससी की भाई, शेड्यूल्ड कास्ट की, क्योंकि क्या है कि शेड्यूल्ड ट्राइब हरियाणा के अंदर है नहीं भाई। अगर देखा जाए मध्य प्रदेश भाई, मध्य प्रदेश, राजस्थान है, इनमें क्या है? इनके अंदर शेड्यूल्ड ट्राइब है भाई। तो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए वहां पे आरक्षण रखा गया है। हरियाणा में कोई शेड्यूल्ड ट्राइब है नहीं भाई। तो क्या है? तो उनके लिए आरक्षण की कोई बात ही नहीं हुई है। ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि एससी और एसटी के लिए आरक्षण किस प्रकार फिक्स किया जाएगा? तो इसमें कहा गया है कि भाई इनका जो आरक्षण है, सीटों का जो आरक्षण है वो उनकी पॉपुलेशन के आधार पे होगा। मान लिया कि किसी राज्य की किसी जगह यानी कि किसी मान ले कि जिला स्तर के ऊपर देख लो भाई, जिला परिषद की है, तो जिला परिषद में भाई
एससी के लिए, एसटी के लिए किस प्रकार भाई आरक्षण होगा, तो कहा गया है कि भाई उनके पॉपुलेशन के रेशियो के हिसाब से। अगर मान लें कि 20% भाई जो पॉपुलेशन है वो किसकी है भाई, शेड्यूल्ड कास्ट की है, तो 20% सीटें किसके लिए फिक्स कर दो, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए। अगर मान लिया किसी राज्य में और किसी जिला स्तर के ऊपर 10% पॉपुलेशन शेड्यूल्ड ट्राइब की है, तो 10% सीटें किसके लिए आरक्षित कर दो भाई, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। यानी कि पॉपुलेशन के रेशियो के हिसाब से इनकी सीटों को निर्धारित किया गया है। इसके साथ में दोस्तों महिलाओं के लिए आप सभी लोग जानते हैं कि कितना है, 33% आरक्षण है भाई। ठीक है, संविधान ने कितना परसेंट आरक्षण दिया है, 33% आरक्षण दिया है भाई। ठीक है, तो महिलाओं के लिए 33% है, लेकिन हरियाणा में दोस्तों याद कीजिए महिलाओं को पंचायती राज में 50% आरक्षण दे दिया गया है, 50% आरक्षण दे दिया गया है भाई। तो इन सब की बात कहां पे हुई है भाई, संविधान में 243D में बात हुई है, सीटों के आरक्षण की बात हुई है। दोस्तों आपके एग्जाम के लिए आप ये याद रखें कि भी 243 में क्या बात हुई है, ए में क्या बात हुई है, बी में क्या बात हुई है, सी में, इस तरीके से आप याद करें भाई। इसके साथ में दोस्तों 243E यानी कि एड है भाई, पंचायतों की अवधि यानी कि टेन्योर ऑफ दी पंचायत, पंचायतों के कार्यकाल की बात हुई है। तो भी कहा गया है कि जब तक किसी भी पंचायत को भंग ना किया जाए उसका कार्यकाल कितना होगा भाई, 5 साल का होगा। कितना होगा भाई, 5 साल का होगा। अगर किसी पंचायत का कार्यकाल पूरा हो जाता है तो भाई नई पंचायत का गठन किया जाएगा भाई। नई पंचायत का गठन उसके कार्यकाल पूरा होने से पहले किया जाए भाई, पहले किया जाए, चुनाव पहले करा लिए जाएं। ये नहीं कि भाई कार्यकाल कंप्लीट हो गया अभी तक चुनाव ही नहीं हुए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये भी संविधान कहता है भाई। ठीक है, इसके साथ में कि मान लिया किसी पंचायत को भंग कर दिया तो फिर क्या होगा भाई, फिर कहा गया है कि 6 महीने के अंदर इलेक्शन कराओ भाई। 6 महीने के अंदर नई पंचायत का गठन करो, इलेक्शन कराए जाए, नई पंचायत का गठन किया जाए 6 महीने के अंदर। अगर मान लिया कि जिस टाइम पे वो भंग हुई है, अगर वो टाइम 6 महीने से कम है, उनका कार्यकाल क्या है कि अगर 5 साल का है तो भाई 4.5 साल से ज्यादा हो चुका है, यानी कि जो टाइम है वो 6 महीने से कम बचा हुआ है अगले इलेक्शन के लिए, तो भाई कोई चुनाव नहीं कराए जाएंगे। अब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि भाई पंचायतों का कार्यकाल कितने साल का होता है। तो देखिए भाई इस आर्टिकल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके हरियाणा के HSSC के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और सेंट्रल लेवल के ऊपर जितने एग्जाम होते हैं उसमें तो पूछे ही जाते हैं भाई। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 243F भाई क्या दिया गया है, 243F में दिया गया है सदस्यों के लिए निहर्ताएं यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन फॉर दी मेंबरशिप भाई, यानी कि सदस्यों के लिए अयोग्य घोषित किस प्रकार किया जाएगा भाई। तो इसमें लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति विधानसभा के चुनाव के लिए अयोग्य उसे करार दे दिया गया है, तो भाई वह क्या है, पंचायती स्तर के ऊपर भी कोई चुनाव नहीं लड़ सकता भाई। पंचायती स्तर के ऊपर भी कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता। अगर वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता तो भाई क्या है कि वो पंचायतों का चुनाव भी नहीं लड़ सकता। लेकिन दोस्तों एक बात आती है, अभी आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि भाई ठीक है भाई, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए तो उम्र कितनी चाहिए भाई, 25 साल चाहिए भाई। ठीक है, 25 साल चाहिए, और ये पंचायतों का सदस्य बनने के लिए उम्र चाहिए भाई 21 साल। तो भाई क्या है कि 21 साल का व्यक्ति तो भाई विधानसभा का सदस्य नहीं बन सकता, तो क्या यहां भी नहीं बन सकता। तो भी दोस्तों इसमें एक एक्सेप्शन रखा गया है, केवल उम्र को छोड़ के अगर कोई व्यक्ति विधानसभा का सदस्य नहीं बन सकता तो भाई पंचायत का सदस्य भी नहीं बन सकता भाई, ये कहा गया है। अब उम्र की बात करें तो भाई विधानसभा के लिए 25 साल है और पंचायतों के लिए क्या है, 21 साल है। कितना है भाई, 21 साल है। तो ये डाउट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। और आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए पंचायतों का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए भाई, तो कितनी है भाई, 21 साल है। ये नहीं कि भाई 18 साल आप वहां पे टिक कर दें कि 18 साल में आप भाई मतदाता घोषित हो गए तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, इसके द्वारा क्या कहा गया है कि विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून के तहत अगर किसी को अयोग्य घोषित किया जाता है तो भाई वो भी अपना चुनाव नहीं लड़ सकता। दोस्तों याद करिए थोड़ा, 243 में क्या बात हुई है, परिभाषाओं की बात हुई है। 243 ए में क्या बात हुई है, ग्राम सभा की बात हुई है। 243 बी में क्या बात हुई है, पंचायत के गठन की बात हुई है। 243 फिर सी में क्या बात हुई है, पंचायतों की संरचना की बात हुई है। इसके 243 डी में क्या है कि भाई आरक्षण की बात, सीटों के आरक्षण की बात हुई है। और 243 ई में कार्यकाल की बात हुई है। और 243 एफ में सदस्यों के लिए अयोग्यता यानी कि अनर्हता की बात हुई है भाई।
आइए दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं भाई आर्टिकल 243G यानी कि 6 भाई, पंचायत के प्राधिकार, शक्तियां व दायित्व, यानी कि पंचायत की शक्तियों की बात कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत हुई है? तो भाई 243G में हुई है, यानी कि 6 में हुई है भाई। ठीक है, तो भाई पंचायत कौन कौन से कार्य कर सकती है दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं। 11वीं अनुसूची में भाई 29 विषय दिए गए हैं जिनके ऊपर पंचायत कार्य कर सकती है, जिसमें पंचायत कार्य कर सकती है। तो भाई इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि विधानसभा पंचायत को ऐसी शक्तियां देगी ताकि वह स्वशासन संस्थान के तरीके से कार्य कर सके, यानी कि भाई सेल्फ गवर्नमेंट के तरीके से कर सके, ज्यादा डिपेंड ना रहना पड़े, ऐसी शक्तियां दो भाई उनको। ठीक है भाई, यानी कि खुद कार्य कर सके, किसी के दबाव में कार्य न कर सके। और इसके साथ में कहा गया है कि भाई जो आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय के लिए क्या करती है भाई पंचायत? क्या करती हैं? योजनाएं तैयार करती हैं, योजनाएं तैयार करती हैं भाई। कौन से अनुच्छेद के तहत? भाई 243G के तहत भाई। अब दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई जो 11वां शेड्यूल है, यानी कि जो 11वीं अनुसूची है, उसके जो कार्य हैं वो संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत जो पंचायत है वो करेंगी भी? तो आपको बताना है कि आर्टिकल 243G के अंतर्गत करेंगी भाई। ठीक है, आर्टिकल 243H की बात करते हैं भाई, पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां व उनकी निधियां, यानी कि पैसे की बात हुई है भाई, पंचायत के फंडों की बात हुई है। जैसे ग्राम फंड होता है, पंचायत समिति फंड होता है, उसी तरीके से जिला परिषद फंड होता है। इसके साथ में टैक्स लगाने के भी कौन कौन से टैक्स, ये सभी लगा सकती है, पंचायत लगा सकती है। अब हम यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि भाई ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, भाई हर स्टेट में अलग अलग होती है, नाम अलग अलग होते हैं भाई इनके। ठीक है, अगर हम हरियाणा से कंपैरिजन करें तो ठीक है भाई, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद भाई। लेकिन इसमें आप वर्ड यूज करेंगे पंचायतों द्वारा कर लगाने की शक्ति व उनकी निधियों की बात कौन से अनुच्छेद में हुई है? तो भाई आर्टिकल 243H में हुई है, यानी कि जय में हुई है भाई। ठीक है भाई, तो इसमें कहा गया है भाई कि विधानसभा कानून के तहत पंचायत को कर इकट्ठा करने, फीस वसूलने और टोल टैक्स वसूलने के लिए कुछ अधिकार दे सकती है भाई। इसके साथ में भाई क्या करेगी कि ग्रांट इन एड में भी मदद करती है भाई। ग्रांट इन एड वो एड होती है, ग्रांट होती है जिसमें क्या होता है, किसी स्पेशल पर्पज के लिए पैसा आता है। जैसे पंचायत के लिए ग्रांट इन एड आती है तो भाई क्या होगा कि वो पंचायत का ही पैसा रहेगा, उसको और कहीं पे हम नहीं लगा सकते भाई, और कहीं पे उसको नहीं लगा सकते भाई। ठीक है भाई, अब वो निकाला कहां से जाएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से निकाला जाएगा भाई। ठीक है, तो भाई टैक्स लगाने की बात कहां पे हुई है? 243H में हुई है। इसके बाद 243I में चलते हैं। वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन, यानी कि कहा गया है कि फिनेंशियल पोजीशन के लिए, पंचायतों की फिनेंशियल पोजीशन के लिए क्या करना है कि वित्त आयोग के गठन की, यानी कि फिनांस कमीशन के गठन की बात कौन से अनुच्छेद में हुई है? तो भाई 243I में हुई है, यानी कि जय में हुई है भाई। ठीक है भाई, तो देखिए भाई इसके अंदर क्या दिया गया है भाई? इसके अंदर दिया गया है कि राज्यपाल क्या कर सकता है? राज्यपाल वित्त आयोग का गठन कर सकता है। पहली बात तो याद रखिए कि कौन करेगा भाई? राज्यपाल वित्त आयोग का गठन हर 5 साल में करता है, अभी 5 साल में करता है। लेकिन जिस टाइम पे इसको ऐड किया गया था वहां पे ये कहा गया था कि जैसे ये संशोधन हुआ है, इसके 1 साल के अंदर क्या करेगा कि जो राज्यपाल है वो वित्त आयोग का गठन करेगा, और बाद में क्या करेगा? हर 5 साल के बाद यानी कि एक वित्त आयोग का गठन करेगा, जिससे अंदर क्या होगा कि पंचायतों की जो आर्थिक स्थिति का क्या करेगा? पुनर्विलोकन करेगा। उसका पुनर्विलोकन करने के लिए कि भी वित्त आयोग का गठन करेगा कि भाई पंचायतों को कितना पैसा चाहिए, कितनी इनको ग्रांट देनी चाहिए, कितना जो टैक्स आता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार हो, पंचायतों को कितना दिया जाए, सरकार के पास कितना रहे, इससे रिलेटेड वित्त आयोग के गठन की बात होती है भाई। तो वित्त आयोग का गठन कौन करेगा भाई? गवर्नर करेगा। कितने साल बाद किया जाता है? हर 5 साल बाद हर स्टेट करेगा भाई, हर स्टेट करेगा भाई। इसमें कहा गया है कि राज्यपाल यानी कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में साल के अंदर और बाद में हर 5 साल में एक वित्त आयोग का गठन करेगा। किसके लिए भाई? फिनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत के लिए भाई। और वो क्या करेंगे? उसको सुझाव देंगे भाई। सुझाव किस चीज से रिलेटेड देंगे भाई? राज्य और पंचायतों के बीच में टैक्स फीस को लेके, टैक्स और फीस के बंटवारे को लेके भाई सुझाव दिए जाएंगे भाई। इसके साथ में कहा गया है कि ग्रांट इन एड को लेकर भी बताया जाएगा कि भाई इनको कितना पैसा दिया जाए, पंचायतों को ग्रांट इन एड के तहत कितना पैसा दिया जाए, ये भी आपका क्या करेगा? वित्त आयोग सुझाव देगा भाई। पंचायत की फिनेंशियल पोजीशन को किस प्रकार सुधारा जाए, यानी कि भाई पंचायतों को पैसे के मामले में किस प्रकार उसके अंदर सुधार किया जाए भाई। तो कौन से
आर्टिकल में बात हुई है, 243 आई में बात हुई है। दोस्तों आर्टिकल जरूर याद रखें भी साथ साथ में। 243 जे में क्लास के लास्ट में हम एक बार आपको पूरा बताएंगे कि भाई क्या क्या आर्टिकल हैं, जल्दी से 2 मिनट में भाई, ठीक है। 243 जे हैं पंचायतों के लेखों की संपरीक्षा, यानी कि ऑडिट ऑफ अकाउंट, हिंदी में ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं, ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ द पंचायत। भाई पंचायत के जो है खातों की जांच की बात कौन से आर्टिकल में हुई है, तो भाई 243 जे के अंतर्गत हुई है, 243 जे के अंतर्गत हुई है। यानी कि कहा गया है कि सरकार चाहे तो भी क्या कर सकती है, इनके खातों की जांच कर सकती है, खातों के संबंधी नियम बनाएगी और खातों के संबंधी नियमों की जांच के लिए भी क्या करेगी, राज्य की विधानसभा वहां पे क्या करेगी, नियम बनाएगी। कौन से, ये संविधान ने कौन से आर्टिकल में दिया है, 243 जे में दिया है, यानी कि यह में दिया है भाई, ठीक है। आर्टिकल 243 के भाई पंचायतों के लिए निर्वाचन, यानी कि पंचायतों के चुनाव की बात हुई है भाई। पंचायतों के चुनाव की बात कौन सी आर्टिकल में हुई है, कौन से अनुच्छेद में हुई है, तो भाई 243 के में हुई है, 243 के में हुई है, टे में हुई है भाई, 243 टे में हुई है, ठीक है। क्या कहा गया है भाई, इसके अंदर क्या होता है भाई, सबसे पहले तो भाई बात करते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन के। भाई स्टेट इलेक्शन कमीशन का क्या किया जाएगा भाई, इनके जो चुनाव है, पंचायत के चुनाव कौन कराएगा भाई, राज्य में पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के जो चुनाव कराता है वो कौन कराता है भाई, कौन कराता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। कौन करवाता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। लेकिन इसमें जो चुनाव की बात हुई है, पंचायतों में जो चुनाव की बात हुई है वो 243 के अंतर्गत हुई है, पंचायतों के लिए निर्वाचन। जब म्यूनिसिपैलिटीज की बात होगी तो उसके लिए अलग से आपका आर्टिकल होगा भाई, म्यूनिसिपैलिटीज के लिए अलग से आपका आर्टिकल दिया गया है भाई, ठीक है। इसमें कहा गया है कि निर्वाचक नामावली यानी कि इलेक्टोरल रोल और पंचायत के चुनाव के दिशा निर्देश नियंत्रण राज्य चुनाव आयोग के हाथ में होंगे भाई। राज्य चुनाव आयोग इनके स्टेट इलेक्शन कमीशन के हाथ में होंगे, जो कि गवर्नर के द्वारा नियुक्त किया जाएगा भाई, ठीक है भाई। तो राज्य चुनाव आयुक्त क्या किया जाएगा, किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा भाई, गवर्नर यानी कि राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। और वही क्या करेगा, चुनाव से संबंधित जितने भी नियम हैं, दिशा निर्देश जारी करेगा, उसकी देखरेख में पूरा चुनाव कराया जाएगा भाई, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से अब हटाने की बात हो रही है भाई। अब क्या पता कि स्टेट इलेक्शन कमीशन को हम हटा सकते हैं, तो भाई ये नहीं कि उसको हम डायरेक्ट कहें कि भाई आप अपना पद छोड़िए, इस प्रकार नहीं होता। क्या होता है, उसके लिए भी जैसे जज, हाई कोर्ट के जज को हटाने का जो प्रावधान है उसी के अंतर्गत उसको हटाया जा सकता है। ऐसे अगर वो इस्तीफा देना चाहे तो अलग बात है, लेकिन अगर उसको हटाने की बात जब आएगी तो भाई जैसे कि हाई कोर्ट के जज को हटाते हैं, उसके लिए जो प्रावधान दिए गए संविधान में, उसी के तहत स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी हटाया जा सकता है भाई। इसके साथ में कहा गया है कि जब भाई चुनाव होंगे तो क्या होगा, वोटर की लिस्ट तैयार होगी, तो उस टाइम पे भाई क्या होगा कि स्टेट इलेक्शन कमीशन को किसकी जरूरत होगी भाई, स्टाफ की जरूरत होगी। तो कहा गया है कि भाई जो सरकार है यानी कि जो गवर्नर है, तो गवर्नर क्या करेगा, उसको स्टाफ प्रोवाइड करवाएगा। गवर्नर जब हमने कहा तो सरकार की बात आ जाती है भाई, ठीक है भाई। तो सरकार उसको क्या करेगी भाई, उसको स्टाफ प्रोवाइड करवाएगी भाई। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि सभी आर्टिकल आपको साथ साथ में क्लियर हो रहे हैं। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, 243 ओ तक पढ़ेंगे भाई, ठीक है भाई। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे हैं, क्योंकि आपका हर एग्जाम में 1 नंबर तो इसमें पक्का हो जाता है भाई, पक्का हो जाता है। इसके साथ में दोस्तों धाराएं भी चल रही हैं, वो भी आप पढ़ते रहें भाई, ठीक है। जो दोस्त नए आए हैं भाई वो चैनल का सब्सक्रिप्शन जरूर कर लें भाई, ठीक है भाई, क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी भाई। आइए दोस्तों इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 243L यानी कि ठे भाई, संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना, एप्लीकेशन टू द यूनियन टेरिटरीज भाई। जो ये पार्ट 9 है भाई, जो पंचायत का है, ये भाई यूनियन टेरिटरीज में भी लागू होगा, लेकिन कुछ नियम और शर्तों के साथ है। वो आपके उसके साथ इसके साथ साथ में कुछ और आर्टिकल भी दिए गए हैं, जिनके अंदर कुछ शर्तें दी गई हैं। राष्ट्रपति भी कुछ सूचना जारी करता है भाई। तो सबसे पहले हमें वो आर्टिकल पढ़ने पड़ेंगे, फिर इस आर्टिकल के ऊपर आएंगे, तो भाई आपका लंबा हो जाएगा भाई। जब वो आर्टिकल हम पढ़ेंगे तब इसके हम दोबारा से बात करेंगे भाई, ठीक है। तो आर्टिकल 243L में आप अब ये याद रखें कि एप्लीकेशन टू द यूनियन टेरिटरीज की बात कौन से आर्टिकल में हुई है, तो आर्टिकल 243L में हुई है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है तो। इसके बाद आर्टिकल 243M भाई, एम यानी कि डे भाई, इस भाग का कतिपय क्षेत्रों में लागू न होना, इसमें भी एक अलग से आर्टिकल यूज हुआ है, आर्टिकल 244 भाई। शेड्यूल्ड एरिया के लिए है भाई, जिसमें क्लोज 1 और 2 हैं, उसके तहत जो शेड्यूल्ड एरिया है उनमें भाई ये कानून लागू नहीं होगा, जो पार्ट 9 है वो लागू नहीं होगा। इसके साथ साथ में कुछ राज्य भी दिए गए हैं, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम भाई।
अब पूछा जाए कि भाई ये जो पार्ट 9 कहाँ क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई कौन कौन से स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, तो भाई 3 स्टेट आप याद रखें भाई, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में लागू नहीं होगा भाई। मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र में जहां पे भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एग्जिस्ट करता है वहां पे भी लागू नहीं होगा। वेस्ट बंगाल में भाई, पश्चिम बंगाल में भाई दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल पहले से एग्जिस्ट करता है, तो वहां भी ये क्या है कि जिला स्तर के ऊपर ये इस पंचायत का गठन नहीं किया जा सकता, ये पहले दिया गया है भाई, ठीक है। तो 243M में क्या बात हुई है कि इस भाग का कतिपय क्षेत्रों में लागू न होना, यानी कि कुछ सर्टेन एरिया में इसको लागू नहीं किया जा सकता भाई। आर्टिकल 243N भाई, यानी कि डै भाई, विद्यमान विधियों व पंचायतों का बना रहना, यानी कि भाई सर्टेन कुछ लॉ हैं जो कि एग्जिस्टेंस में रहेंगे भाई, एग्जिस्टेंस में कुछ टाइम तक रहेंगे। इसमें क्या दिया गया है कि कोई भी कानून जो कि पहले से पंचायत के द्वारा पहले से बनाया गया है या फिर कोई पंचायत का कार्यकाल चल रहा है, ये नहीं कि भाई उसको भंग कर दिया जाएगा, भंग नहीं किया जाएगा। ये है कि भी जो राज्य की विधानसभा चाहे तो उसको भंग कर सकती है भाई, ठीक है भाई। वरना क्या होगा कि वो अपना कार्यकाल को पूरा करेंगे और कार्यकाल का जो पूरा हो जाएगा तब से ये सभी जो कानून हैं उनके ऊपर लागू होंगे भाई। पहले क्या करेगी राज्य की विधानसभा, क्या करेगी, इसको पहले पास करेगी भाई, इसको पास करेगी, तब ये सभी कानून लागू होंगे भाई, ठीक है भाई। पंचायत वे अपने कार्यकाल को पूरा करेंगी जब तक भंग न हो, इस कानून से पहले चली आ रही है भाई। मतलब क्या है कि भाई भंग नहीं किया जाएगा और अपना कार्यकाल को पूरा करेंगी भाई। किस आर्टिकल के अंतर्गत भाई, 243N के अंतर्गत भाई। आर्टिकल 243O भाई, ओ में क्या दिया गया है, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों की भाई जो दखल अंदाजी भाई, हस्तक्षेप वर्जन भाई, ठीक है भाई। हिंदी के अंदर कई वर्ड मीनिंग तो ऐसे होते हैं भाई जिनकी प्रोनाउंसिएशन ही नहीं आती भाई, ठीक है। तो इंग्लिश में कुछ चीजें इजी हैं, अगर देखा जाए तो हमारा क्या है, हम सभी के साथ ये प्रॉब्लम है कि भाई हम क्या करते हैं कि ना हमें अच्छे से इंग्लिश आती है ना हमें अच्छे से हिंदी आती है, हम दोनों को मिक्स करते हैं, जो हमारे अकॉर्डिंग सही है वही सही है, ठीक है। तो आर्टिकल 243 में क्या बात हुई है कि भाई निर्वाचन से रिलेटेड क्या है कि कोर्ट की कोई दखल अंदाजी नहीं होगी, ठीक है भाई, कोर्ट के द्वारा कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा भाई। कहा गया है कि डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिस टाइम पे इलेक्शन होते हैं तो एक डिलिमिटेशन एरिया तय किया जाता है भाई, चुनाव के लिए कि एरिया तय किया जाता है, तो भाई उस एरिया को तय करने से रिलेटेड भाई किसी कोर्ट में नहीं जाया जा सकता कि भाई इस एरिया को यहाँ पे क्यों मिलाया गया है। इसके साथ में भाई वोटर की लिस्ट जब तैयार की जाती है, ऐसा नहीं हो सकता कि भाई हमारा वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया, ये फिर हम कोर्ट में जाएं, इस तरीके की कुछ भी आपको कोर्ट में जाने का कोई भी अधिकार नहीं है। अगर जाएंगे तो भी भाई वो कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर है भाई, ठीक है भाई। और पंचायत के इलेक्शन को भी डायरेक्ट कोर्ट में भाई उसके ऊपर अपील नहीं की जा सकती, अपील नहीं की जा सकती। ये भी किस में दिया गया है, ये भी आर्टिकल 243O में दिया गया है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 243, एक बार थोड़ा सा लास्ट रिवीजन ले लेते हैं। आर्टिकल 243 क्या है कि भाई आर्टिकल 243 में जो बात हुई है वो पंचायत की बात हुई है। आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243O तक पंचायत की बात हुई है और ये संविधान में कौन से भाग में एग्जिस्ट करता है, 9वें भाग में एग्जिस्ट करता है भाई। अमेंडमेंट कौन सा है भाई, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1992 है भाई। और इसके तहत एक सूची को भी डाला गया है जिसे 11वीं सूची बोला जाता है, 11th शेड्यूल बोला जाता है, जिसके अंदर भाई 29 सब्जेक्ट हैं, 29 सब्जेक्ट हैं। आर्टिकल 243 पे आते हैं तो 243 में परिभाषा की बात हुई है, 243A में क्या बात हुई है, ग्राम सभा की बात हुई है। किसकी बात हुई है, ग्राम सभा की बात हुई है। आर्टिकल 243B में क्या है कि पंचायत के गठन की बात हुई है। आर्टिकल 243C में पंचायत की संरचना की बात हुई है। फिर आते हैं आर्टिकल 243D में किसकी बात हुई है, आरक्षित सीटों की बात हुई है, यानी कि स्थानों के आरक्षण की बात हुई है। इसके बाद आते हैं आर्टिकल 243E, आर्टिकल 243E यानी कि पंचायत के कार्यकाल की बात हुई है, पंचायत की अवधि की बात हुई है। और इसके बाद दोस्तों आते हैं आर्टिकल 243F, जिसके अंदर क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन, यानी कि सदस्यों की अनर्हताएं, निहर्ताएं, यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन, अयोग्यताएं, इन सब की बात कौन से कहां पे हुई है, तो 243F में हुई है। आते दोस्तों अब 243G में, तो पंचायत के क्या हैं, कुछ प्राधिकार हैं, कुछ शक्तियां हैं, कुछ दायित्व हैं, तो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत हैं, तो 243 किस में है भाई, जी के अंतर्गत हैं। जी के बाद आते हैं भाई 243H में। भाई 243H में क्या है कि पंचायत के कुछ टैक्स लगाने की शक्तियां हैं। पंचायत की निधियों की बात कहां पे हुई है, तो 243H में हुई है। फिर आते हैं दोस्तों 243I में, तो आई के अंतर्गत क्या करता है भाई, राज्य की विधानसभा या फिर गवर्नर क्या करता है, एक वित्त आयोग का गठन करता है।
ताकि पंचायत की जो फिनेंशियल जो आर्थिक पोजीशन स्थिति को देखते हुए एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है हर 5 साल में। तो वो कौन से है भाई, 243 आई के अंदर बात हुई है। इसके बाद आते हैं दोस्तों 243 जे, यानी कि ऑडिट ऑफ अकाउंट, यानी कि खातों की जांच की बात हुई है, तो 243 जे में हुई है। और इसके बाद 243 के, जिसमें क्या है कि इलेक्शन की बात हुई है। इलेक्शन किसके भी, पंचायत के इलेक्शन की बात हुई है, 243 के में बात हुई है। इसके बाद आते हैं दोस्तों आर्टिकल 243 एल। एल में क्या है कि भाई यूनियन टेरिटरीज में कहां कहां अप्लीकेबल होंगे, तो भाई ये 243 एल में दिया गया है। इसके बाद आते हैं आर्टिकल 243 एल के बाद एम में कि भाई कौन कौन से एरिया के अंदर इसको लागू नहीं किया जाएगा। इसकी बात कहां पे, 243 एम में बात हुई है। अब 243 एन में क्या बात हुई है, एन में देख लीजिए भाई कि जो कुछ पहले से एग्जिस्ट कर रही हैं, पंचायत एग्जिस्ट कर रही है, विद्यमान विधियां हैं, वो भाई कंटिन्यू रहेंगी, 1 साल तक तो रहेंगी भाई, ठीक है। 1 साल में क्या करेंगे कि ये जितने भी विधानसभा हैं अपने, इसको लागू कर देंगे और फिर क्या है वो कानून एग्जिस्ट नहीं करेंगे भाई। आर्टिकल 243 ओ में क्या बात हुई है कि भाई निर्वाचन मामलों में भी कोर्ट का कोई भी यानी कि दखल अंदाजी नहीं होगी भाई, आर्टिकल 243 ओ में। तो भाई ये हमारे आर्टिकल थे भाई। आज की क्लास में हमने बिल्कुल बारीकी से पढ़े हैं। अगली क्लास दोस्तों बहुत जल्द होगी, जिसके अंदर म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में बात होगी, जिसके अंदर आर्टिकल 243 पी से स्टार्ट होंगे भाई, पी से स्टार्ट होंगे और जड से भी आगे जाएंगे, ए बी सी डी और भी आगे जाने वाले हैं, ठीक है भाई। तो उनकी बात करेंगे भाई, ठीक है भाई। आप कमेंट करके जरूर बताएं भाई आपको कितना पॉइंट क्लियर हुए हैं, कितने पॉइंट क्लियर नहीं हुए हैं, तो कमेंट में जरूर डालें भाई। वीडियो को लाइक करें भाई, चैनल को सब्सक्राइब करें भाई और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें भाई। साथ साथ में हरियाणा पंचायती राज की क्लासेज भी कंटिन्यू रहेंगी। धन्यवाद।